नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम स्वदेश एजेंडा और मैं हूं आपके साथ है भागीरथ साहू। स्वदेश एजेंडा में आज बात आपातकाल पर प्रहर की और फ्रंट फुट पर मोदी सरकार की। बात संविधान पर सियासत की और 25 जून संविधान हत्या दिवस मनाने की। जी हां, संविधान की सियासी लड़ाई अब हत्या दिवस पर आ पहुंची है। मोदी सरकार ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कैलेंडर की तारीख 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। दरअसल 25 जून 1975 के दिन तत्कालीन इंदिरा सरकार के दौरान आपातकाल लगाया गया था। इतिहास के पन्नों को पलटे तो साल 1975 में आपातकाल लागू करने का ऐलान इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद हुआ था। हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को रद्द कर दिया था और अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई थी और देश में जगह जगह आंदोलन हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद आपातकाल की घोषणा की गई थी। इंदिरा सरकार के फैसले को तानाशाही पूर्ण बताते हुए संविधान के खिलाफ बताया गया। अब हालिया लोकसभा चुनाव की बात करें तो संविधान बचाने की लड़ाई को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हुई। सड़क से सदन तक संविधान की प्रतियां सियासतदाताओं के हाथों में लहराती नजर आई, लेकिन कांग्रेस के मंसूबों को मोदी सरकार के एक फैसले ने धराशायी कर दिया। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया, तो उधर कांग्रेस ने 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाने की बात कह डाली। अब संविधान बचाने की लड़ाई हत्या दिवस पर आ पहुंची है। लेकिन सवाल यही है कि जिस संविधान पर सबको भरोसा है, जिस संविधान से देश चल रहा है, उस पर इतनी सियासत क्यों? और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज के एजेंडा में, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। पच्चीस जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाना है। संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। संविधान की लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए जहां चुनावी हथियार बनी रही, तो चुनाव के बाद भी संविधान के मुद्दे पर सड़क से संसद तक सियासी जंग छिड़ी रही। अब संविधान के मुद्दे पर मोदी सरकार ने विपक्ष को घेरते हुए एक और नया दांव चला है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। इसको लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। प्रधानमंत्री के पद के ऊपर एनएसी बैठ जाना, ये कौन से संविधान में से लाए थे व्यवस्था? किस संविधान में से बनाया था आप लोगों ने? आपने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था। आपको बता दें कि 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश के आपातकाल की घोषणा की थी। अब इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। पोस्ट किया कि भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। यह दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और भारत के संविधान को कैसे कुचला गया था। ये भारत के इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक काला दौर था। जेपी नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोपा गया था। लोकतंत्र का गला घोटने का काम इंदिरा सरकार ने किया था। अब इस तरह विपक्ष को घेरने के लिए फ्रंट फुट पर मोदी सरकार है और आपातकाल पर प्रहार है। 75 ने जो कुछ भी इंदिरा जी ने की थी,
दैट वाज दी संविधान का हत्या ही था। तो लोग उसको दे कांट फॉरगेट दिस। उधर संविधान और आपातकाल के मुद्दे पर भाजपा के वार पर कांग्रेस का पलटवार भी है। उधर कांग्रेस का कहना है कि मोदी का कार्यकाल ही अघोषित आपातकाल है। यदि 25 जून संविधान हत्या दिवस है तो मोदी जी का कार्यकाल संविधान का हत्या युग है। जयराम रमेश ने कहा कि ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है, जिसने 10 साल तक अघोषित आपातकाल लगाया था। उसके बाद भारत के लोगों ने उसे 4 जून 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार दी, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार जनता के लिए काम नहीं करना चाहती, इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को एक और सुर्खियों बटोरने वाली कवायद बताया। जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। तो पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस, ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता, जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया था। कहा था कि 25 जून भूलने वाला दिन नहीं है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। नई सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भी सदन में संविधान को सिर माथे पर लगाया था। तो वहीं संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस भी संविधान के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लेती रही है। अब मोदी सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर संविधान और आपातकाल के मुद्दे को हवा दे दी है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर हवा का रुख आगे क्या होता है। तो जिस तरह से अब यहां पर अब संविधान हत्या दिवस को लेकर अब बीजेपी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है सरकार की तरफ से, लेकिन इसको लेकर विपक्ष की तरफ से तमाम रिएक्शन भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो भी आपको बता देते कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से इस पर रिएक्ट किया है। तो कहा है कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। भाजपा बताए कि मणिपुर में नारी के मान अपमान हत्या दिवस, हाथरस की बेटी हत्या दिवस, लखीमपुर में किसान हत्या दिवस। तो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने यहां पर सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि ये सारे दिवस भी यहां पर सरकार को, खासकर बीजेपी को लेकर कहा कि ये मनाने चाहिए, क्योंकि तमाम मुद्दे, जिस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरता रहा है। लेकिन जिस तरह से अब यहां पर संविधान को लेकर जंग छिड़ गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा इसको लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा गया। 400 का जो आंकड़ा दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर घेरा गया कि 400 का अगर आंकड़ा यहां पर पार करके बीजेपी तो संविधान बदल देगी। लेकिन अब यहां पर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। संविधान हत्या दिवस की घोषणा कर दी गई है। 25 जून को हर साल यह दिवस यहां पर किस तरह से मनाया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से कार्तिकेय सिंह जी, सपा प्रवक्ता यश भारती जी, आरजेडी नेता बिहार से अनीश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, देखिए पिछले 10 सालों से अगर कहें
तो आप लोग की सरकार रही है यहां पर। लेकिन जिस तरह से 2024 के परिणाम आए लोकसभा चुनाव में और संविधान को लेकर, तानाशाही को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से आपको घेरा, अभी इस वक्त अभी देखिए मुश्किल से 1 महीने पहले परिणाम आया है और जिस तरह से 2 बार लगातार आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते आ रहे थे, इस बार वो नहीं हो पाया। इस बार 240 के आसपास आपका आंकड़ा सिमट गया। इस वक्त ये क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि क्या जिस तरह से विपक्ष आप लोग को घेर रहा था और उसको लेकर आप लोगों ने तोड़ निकाला है, जो आप लोग बैकफुट में थे अब फ्रंट फुट में खेल रहे हैं आप लोग? देखिए, विपक्ष जो कह रहा है वो तो उनका एक ह्यूमर फैलाना है। ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष कमजोर पड़ा है, बीजेपी कमजोर पड़ी। हमने तो इतिहास रचा है कि पहली बार नेहरू जी के बाद कोई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, अभी तक किसी के नहीं बने तीसरी बार। ये हमने इतिहास रचा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ये गठबंधन के सारे मिलकर जितनी सीटें नहीं लाए, उतनी में बीजेपी मैं अकेले लेके आया हूं। तो किसकी बात कर रहे हैं? हमारी 10 साल की इनकम वैसी के बाद भी हम 240 लेके आए और ये सारे विपक्षी गठबंधन एकजुट हो गए और 200 का आंकड़ा नहीं छू पाए। तो ये क्या बात करेंगे? इनका तो सिर्फ एक घूमर फैलाना है जनता के बीच में। बिल्कुल संविधान की बात इन्होंने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। हमने संविधान की शुरू से रक्षा करी है, दिल से रक्षा करी है। हमने संविधान को 10 साल के कार्यकाल में कहीं से कहीं उसको आघात नहीं पहुंचने दिया है। और कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी के टाइम 16 बार संविधान बदला गया, इंदिरा गांधी के टाइम 14 बार बदला गया, राजीव गांधी के टाइम 13 बार बदला गया। हमारे टाइम कौन सा बदला गया है? हम तो संविधान जैसा है उसी तरह से उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान तो ये लोग नहीं कर रहे। अगर कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी लगा के जिस तरह से संविधान का गला घोटा था, लोगों को जो है ना जेल में डाल दिया था, मीडिया को स्वतंत्रता खत्म करके जेल में डाल दिया था, अगर उनके अनुसार अगर कोई 4 लाइनें ना लिखे तो वो नहीं, ठीक है, ये सब बात जब भी इमरजेंसी की उठती है आप लोग करते हैं। बस मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि 10 साल के बाद क्यों याद आया? एक ठहरे पानी में आप लोग कंकड़ क्यों मार रहे हैं? आप लोग 10 साल के बाद क्यों लगा कि संविधान हत्या दिवस अब मनाना चाहिए हमें? ये हम इनका झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं कि इन्होंने किस किस तरह से झूठ और कब कब बोला है। इन्होंने कहा कि बीजेपी आई नहीं कर देगी। अरे बीजेपी ने कब किया है? हमारे पास तो 10 साल की सरकार, पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा की सरकार थी हमारी। हमने कभी नहीं उस संविधान को छेड़ा है, कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जो संविधान से हटके हो, मगर ये लोग बार बार करते रहे। अभी सोचिए, राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए, बीच में पड़ता था बंगाल, जहां डेली हत्याएं, बलात्कार और वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से रोड पे महिलाओं को पीटा जा रहा है और उनके नेता उनका पक्ष ले रहे हैं। बोले हमारे तो सरिया में ये है कानून, ये हिंदुस्तान में तालिबान बना रहे। राहुल गांधी वहां जाना तो दूर की बात है। राहुल गांधी ना अखिलेश यादव एक बार भी बंगाल के ऊपर नहीं बोले। इसी तरह से आप देखिए तमिलनाडु में क्या हालत है आम जनता की, कर्नाटक में देख लो इनकी सरकार है, वहां जनता के साथ क्या सलूक हो रहा है, उसके ऊपर मुंह नहीं खोलेंगे। तो संविधान तो ये तोड़ रहे हैं, संविधान की मर्यादा तो ये भंग कर रहे हैं। तो इन्हें शर्म आना चाहिए बोलने से पहले। और बिल्कुल मैं अखिलेश जी के ऊपर कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी मनाना चाहिए कि निर्दोष कार सेवकों के ऊपर, उनके सीने में, उनके सर में गोली मार मार के अयोध्या में जिस तरह से मारा गया था, इसको भी मनाना चाहिए। इसको भी देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को भूलना नहीं चाहिए कि ये जो है ना निर्दोष कार सेवकों के हत्यारी पार्टी है समाजवादी पार्टी। शायद भूल गए लोग, इस बात को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये हत्यारी पार्टी आज फिर दोबारा कोई खेल। ठीक है, याद आप लोग एक दूसरे को दिला रहे हैं, एक दूसरे को आप दिनों की याद दिला रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो दिन है इस पर भी आप दिवस मना लीजिए। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर इतने साल के बाद याद क्यों आया? ठीक है, कार्तिक सिंह जी, जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में आप लोग ने इसको खास मुद्दा बनाया, संविधान बदल देगी बीजेपी अगर 400 लेकर आ जाएगी, और अच्छा खासा इससे फायदा भी हुआ आपको। जो पूर्ण बहुमत की सरकार खुद अपने दम पर बीजेपी नहीं बना पाई, एनडीए की सरकार केंद्र में है। लेकिन जिस तरह से पहले बीजेपी इसमें बैकफुट पर खेल रही थी, ऐसा लग रहा फ्रंट फुट पर है। कुछ बेचैनी इस संविधान हत्या दिवस पर? भागीरथ जी, सबसे पहले भागीरथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार निचला स्तर है वो आज दोबारा साबित हो जाता है। एक गैजेट के माध्यम से भारत सरकार, गृह मंत्रालय गैजेट के माध्यम से हम ये साबित कर रहे हैं, इसको कहते हैं संविधान हत्या दिवस कर रहे हैं।
तो जो शब्द यूज किया गया इनकी मानसिकता दिखाता है। जिस पार्टी का उदय हुआ और जिस पार्टी की एक शब्दावली के इर्द पार्टी के व्यक्तियों की जो भी इनके कार्य रहते हैं उसी के इर्द गिर्द इस शब्द को लेकर के आए, तो ये इनकी मानसिकता को दिखाता है। अभी ये आईपी सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, बड़ा अच्छा तर्क दिया कि हमको ये सब बोल रहे हैं कि हमें संविधान बदलते ये करते, उसके बाद भी हमको जनता ने बहुमत के साथ नहीं दिया, लेकिन हम 240 सीट लेकर के आए हैं। इनके तर्क को अगर आप लगाते हैं तो इमरजेंसी लोग आज लगभग 50 साल हो गए। 50 साल बाद 10 साल इधर शासन में रह चुके हैं, लगभग 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल रहा था, उसके बाद इनको आज ये याद आता है। ये सिर्फ और सिर्फ जब भी मुद्दों के ऊपर फंसते हैं तो उनको इसी तरीके के तर्क वितर्क लेकर के आने पड़ जाते हैं। इनको इमरजेंसी का इतिहास समझ लेना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इमरजेंसी किन किन कारणों पर लगाए जा सकते हैं। मैं कहता हूँ भविष्य में अगर भारत का किसी देश का युद्ध हो जाता है तब भी वो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उस इमरजेंसी के समय उस समय पे कौन कौन से प्रावधान थे, चाहे वो मौलिक अधिकारों का था कि मौलिक अधिकार आपके नहीं रह जाएंगे, चाहे मीडिया पर प्रतिबंध है, ये सब कुछ उसमें मेंशन है, उसी के हिसाब से लगाया गया। इनको ये भी समझना चाहिए कि जो इनके सह संचालक थे आरएसएस के उस समय, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2000 में हिंदू में आर्टिकल लिखा और उसको बोला कि किस तरीके से हमारे आरएसएस के और बीजेपी के नेताओं ने समर्थन किया था, किस तरीके से उन्होंने माफीनामे के पत्र लिखे थे, ये पता होना चाहिए। जब इनको अपने आरएसएस गलत कोट ना करें, गलत ना बोले, अगर सबूत है तो पेश करें। तो क्या बात कर सकते हैं? मुलायम सिंह जी यादव के बारे में बोल रहे थे, अरे भैया जिस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो उसी दिवंगत आत्मा को आप पद्म विभूषण आप ही की सरकार में दिया है। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि उन्होंने क्या राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी, और गोली चलवाई पद्म विभूषण किस आधार पर दे दिया, ये तो भारतीय जनता पार्टी से बोलना चाहिए था। जिन लोगों ने 10 साल में अघोषित आपातकाल किया है, जिनके समय संविधान की धज्जियां उड़ी हैं, चाहे जब से देश की आजादी के बाद से, मतलब 19 लेकिन कार्तिकेय जी, ये कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आपको कि आप लोग इस न्याय संगत बातें नहीं कर रहे हैं? अगर उस वक्त बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाता है, न्यायपालिका पर, पत्रकारों पर, मीडिया पर पूरी तरह से उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और अब अगर सिर्फ केस ही चल रहे होते, अगर ईडी पूछताछ करती है, तो आप लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? मैंने कहा था संविधान के 352 का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जो कुछ था उस समय काल परिस्थिति के अनुरूप था। उस समय में नाम लेके बोल रहा, जेपी जी ने साफ साफ स्पष्ट रूप से बोला था, सेना को और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी सबको आह्वान किया था, छात्रों का आह्वान किया था कि आप सरकार के दिए किसी भी दिशा निर्देश को मानने से मना कर दीजिए। इसीलिए उसका परिणाम था विनोबा भावे, जिनको हम सेकंड गांधी बोलते थे, उन्होंने तक ने समर्थन किया था कि इस तरीके का आप, ठीक है आपको सरकार से किसी बात से आपका गुस्सा है, कुछ है, तो उसका एक तरीका है, आप उसको हिंसात्मक रूप में लेकर के आते हो, इसी तरीके से किया था। उसको कोई तर्क नहीं दे रहा है। इमरजेंसी की जो घटना, ठीक है, लेकिन आप वो बात तो छुपा दे रहे हैं ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ जो फैसला सुनाया गया था, वो बात आप छुपा दे रहे हैं, जहां पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था और 6 साल तक चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया था, वो बात आप छुपा जाते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, ठीक है। लेकिन अनीश सिंह जी, ठीक है, ठीक है, कर लीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाई कोर्ट इलाहाबाद की बेंच में जब केस जाता है, सिन्हा साहब जज होते हैं, वो 6 महीने का इंदिरा गांधी जी पे बैन लगाते हैं। उसके बाद क्योंकि जुडिशरी जो इंडिया का सिस्टम है 3 स्तर पे, एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, फिर एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो अय्यर जी की अदालत में स्पष्ट रूप से कहा जाता है ये जो बैन होता है हटा लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इंदिरा गांधी जी सदन में वोटिंग नहीं दे सकती है, प्रधानमंत्री कार्य पे वो बनी रह सकती है। ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करती है और आप जैसे बड़े वरिष्ठ एंकर की बातों से भ्रमित हो जाते हैं। तो नहीं, हम तो जो है उसको बस जिक्र कर रहे हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। ये जो व्यवस्था है वो 3 स्तर की है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट में आपको राहत नहीं मिलती, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय पे आप जा सकते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अदालत में फैसला दे दिया था कि ये जो 6 महीने का 6 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इसको बैन को हटा दिया गया था। और सिर्फ आप सदन में कहीं पे आप वोट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ये करने की थी। और इंदिरा गांधी जी ने फ्लोर ऑफ द टेबल पे, राहुल गांधी जी ने हाउस ऑफ द फ्लोर पे ये बात स्पष्ट रूप से बोली। उस व्यक्ति हम माफी भी मांग चुके, जो कुछ समय पे हुआ था उसके बाद भी हम उस चीज को मानने को तैयार है। लेकिन इनको क्या हुआ, 25 जून निकली, इनको जब कुछ करने को है नहीं, 50 साल बाद याद आया है इनको। 10 साल से क्या कर रहे थे बैठ के? ठीक है। अनीश सिंह जी,
लालू प्रसाद यादव जो आपके नेता हैं, उन्होंने तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखा हुआ है। जिस तरह से मीसा एक्ट के तहत सब बड़े नेताओं को बंद किया गया था, उसमें लालू यादव को भी जेल में बंद कर दिया गया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा, इसके तहत बंद कर दिया गया था। और जब जेल में थे लालू प्रसाद यादव, उसी वक्त मीसा जी का जन्म हुआ था, इसलिए नाम उनका मीसा रखा था। लेकिन अब जिस तरह से संविधान हत्या दिवस यहां पर घोषित किया गया है, आरजेडी इसको किस तरह से देखती है? क्योंकि उस वक्त तो पुरजोर विरोध किया जा रहा था कहीं ना कहीं। लालू प्रसाद यादव जो एक बड़े नेता बने, वो एक विरोध जो खिलाफत थी कांग्रेस के खिलाफ, वो एक बड़ी वजह बनकर सामने आई थी। लेकिन अभी आप लोग गठबंधन में साथ में हैं। ऐसा है कि आज के डेट में ये जो आपातकाल पर राजनीति की जरूरत बीजेपी को क्यों आनी पड़ी? सबसे पहला मुद्दा ये है, ये आज इलेक्शन समाप्त हुआ, विकास की बात होनी चाहिए थी, तो सरकार आज के तारीख में आपातकाल पर बात कर रही है और उसका दिवस। और ये अपनी एक हारी हुई सरकार है जो 400 पार का नारा दिया था, जो 240 पर आके अटक गया, और उसके बाद ये आपातकाल की तरफ ले जा रही है। ये क्या ये दिखाना चाह रही है? ये सरकार फेलुअर सरकार है आज के डेट में, और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने वाली सरकार है। हमेशा जनता को यह गुमराह किया है। अभी देश को कुछ और जरूरत है, आपातकाल में ले जा रही है। क्यों ये भटकाया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि सिर्फ एक दिवस घोषित किया गया है। यश भारती जी, देखिए, मुलायम सिंह यादव भी इमरजेंसी के समय 19 महीने जेल में रहे थे और पुरजोर विरोध उनका भी था इमरजेंसी को लेकर। अभी जिस तरह से अखिलेश यादव का ट्वीट आया, हालांकि पूर्णता ना इसमें समर्थन तो बिल्कुल नहीं है जिस तरह से संविधान हत्या दिवस के बारे में किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से इसका विरोध भी नहीं दिखाई दे रहा। बस कहा जा रहा है कि बाकी दिवस भी क्यों नहीं मनाए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, वो सब ठीक है। यश भारती जी सवाल है। ठीक है, यश भारती जी। भगीरथ भाई, भारतीय जनता पार्टी इतने सालों बाद क्यों चीजें लेकर के आ रही है? आपने सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसे वो जवाब नहीं दे पाए। 10 साल से शासन में थे, एक भी बार उनको इमरजेंसी काला दिवस बनाने की या संविधान खत्म करने की जो भी बातें आज कर रहे हैं, ये पिछले 10 सालों में याद नहीं आया। ये याद दिलाने का काम किया है आज जो मजबूत विपक्ष है उसने, और ये इसीलिए आवश्यकता पड़ गई है क्योंकि वो घोषित आपातकाल था और ये लगातार जो अघोषित आपातकाल चला रहे हैं उस पे पर्दा डालने के लिए पूरा खेल है कि जनता अघोषित आपातकाल पे बात करना बंद कर दे। जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, जो लगातार जिस तरीके से हाथरस में बेटी को टायर से और मिट्टी के तेल से पुलिस ने जलाया, तब सिंधु खतरे में नहीं आया था। तब उस बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सनातन खतरे में नहीं आया था। तब योगी राज में पुलिस का जो अत्याचार था उसके लिए बात नहीं उठ रही थी। तब योगी शासन अच्छा नहीं दिख रहा था। उस दिवस को मनाने की बात की है। जो सामाजिक भेदभाव है वह सामाजिक न्याय दिवस कब बनेगा उसको लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी ने बात करी है। तमाम जितनी बातें उन्होंने करी हैं उन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी केवल पर्दा डालना चाहती है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों को रौंद देता है जीप से, वो बातें याद ना की जाए। लगातार इन बातों पर पर्दा डाले, लेकिन केवल ये ढकोसला और कुछ नहीं तो वास्तविकता ये है भागीरथ भाई, आप सब जानते हैं आपातकाल में इंदिरा गांधी जी और उनका बेटा संजय गांधी जी, ये दो प्रमुख लोग थे जिन्होंने पूरे देश में आपातकाल लागू किया था। किस तरीके से संजय गांधी जी ने काम किया था और उनके हर फैसले में उनकी पत्नी मेनका गांधी उनके साथ में खड़ी हुई थी। वो मेनका गांधी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री बनती हैं, वो मेनका गांधी जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती हैं, संसद में भेजती है, वो मेनका गांधी जी अभी भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगी, आपातकाल से नहीं जोड़ेगी। जगमोहन जी जो संजय गांधी जी के हीरो थे, जो दिल्ली सौंदर्यकरण के नाम पे उन्होंने उनको आगे बनाया था आईएएस अधिकारी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उनको राज्यपाल बनाती है जम्मू कश्मीर में, और उस समय जगमोहन जी के ही समय सबसे ज्यादा हिंदुओं का पलायन जम्मू कश्मीर में हुआ और राज्यसभा सांसद भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है जगमोहन जी को। लेकिन उसको काला दिवस नहीं कहेगी भारतीय जनता पार्टी। विद्याचरण शुक्ल जिन्होंने मीडिया पे पाबंदी लगाई, जिन्होंने तमाम पाबंदी लगाई सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहते हुए, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में 2005 में शामिल हो जाते हैं तब उसको काला दिवस याद नहीं आता भारतीय जनता पार्टी। तो ये तमाम ऐसे लंबे लोग हैं, लेकिन यश भारती जी, और आपातकाल
आपातकाल से संविधान जुड़े हुए हत्या लोगों दिवस के जब मनाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी लोगों को कि आखिर इमरजेंसी में क्या था, कौन कौन से बड़े नेता थे, तो उसमें यह भी तो जिक्र होगा ना कि समाजवादी पार्टी के जो दिवंगत नेता है मुलायम सिंह यादव, वो भी 19 महीने जेल में रहे, उन्होंने भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए 19 महीने जेल में रहे, इसका भी तो जिक्र होगा ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सपा पार्टी को इसका स्वागत करना नहीं चाहिए। हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, जो गलत था उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी माफी मांगी है। जातीय जनगणना अगर देश में नहीं हो पाई तो राहुल गांधी जी ने भी खुले मन से माफी मांगी है। शर्म करें भारतीय जनता पार्टी के लोग और माफी मांगे। क्यों पर्दा डालना चाहते हैं ये अघोषित आपातकाल के नाम पे? उस आपातकाल को 1975 को आज याद करने के लिए आज क्यों नहीं बताते कि दिल्ली में विधि के छात्रों को ये मनुस्मृति पढ़ाना चाहते, संविधान का पाठ नहीं पढ़ाना चाहते। मध्य प्रदेश में 2023 में जो वर्तमान मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उनने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए बीए थर्ड ईयर में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत मनुस्मृति लागू करके रखी हुई है। क्यों नहीं बताते हैं ये लोग? जयपुर हाईकोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब को स्थान न देते हुए मनु महाराज की मूर्ति को स्थापित करके रखा है। क्यों नहीं बताते हैं? ये सारी बातें आघोषित आपातकाल की तरफ ठीक है, लेके मैं वही कह रहा हूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग ना समर्थन कर रहे हैं, ना पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, और यहाँ पर दिवस के बदले आप लोग कह रहे हैं कि बाकी दिवस भी मनाना चाहिए। ठीक है, मैं ठीक है, सुनिए नहीं भागीरथ भाई, अंतिम बात। कर लीजिए। जंतर मंतर के अंदर मोदी सरकार के रहते हुए मोदी जी की पुलिस, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत मोदी जी की पुलिस आती है दिल्ली में, और संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, तब संविधान खतरे में नहीं आता, तब कौन सा काला दिवस मनाया जाएगा? असल में ये नाकारा निकम्मे लोग हैं, अपना निकम्मापन। ठीक है, लेकिन मैंने वही कहा कि बहुत क्लियर स्टैंड आप लोग का इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तनु दीक्षित जी, जिस तरह से यहाँ पर अब संविधान हत्या दिवस यहाँ पर मनाया जाएगा 25 जून को, बिल्कुल स्वाभाविक है, उस वक्त बताया भी जाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से कि आखिर क्या कुछ हुआ था इमरजेंसी में, क्योंकि आज की जो जनरेशन है बहुत सारे लोग ऐसे शायद उस वक्त क्या हुआ था और क्यों इमरजेंसी लगी थी, मुझे लगता है शायद बहुत सारे उसको जानते भी नहीं होंगे। लेकिन यहां पर आप किस तरह से रणनीति देख पा रहे हैं और क्या कुछ मंशा देख पा रहे हैं बीजेपी की या फिर बीजेपी नेतृत्व सरकार की? सबसे पहले तो मैं बताऊं इमरजेंसी क्यों लागू हुई थी देश में। 1966 तक देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन वहीं इंदिरा गांधी जी को जब ये लगा कि जब 1971 में अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को बुरी तरीके से हार मिले, इस डर के चलते उन्होंने लोकसभा के चुनाव को कराने का पहले फैसला किया। 1971 में कांग्रेस आर होती थी उस समय। 1971 में जब चुनाव हुए तो चुनाव के परिणामों के बाद में जो विपक्ष के सबसे मजबूत दावेदार और जो इलाहाबाद से रायबरेली से जो उनके विपरीत चुनाव लड़े थे, राज नारायण, वो जब चुनाव आ रहे वो पूरी विपक्ष पार्टी की तरफ से नेता एक तरीके से वही थे। और उन्होंने जब चुनाव हारने के बाद इलाहाबाद कोर्ट में 24 अप्रैल 1971 को एक पिटीशन दायर करी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी के द्वारा सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके और चुनाव जीता गया है, जो कि बाद में आपको मैं बता दूं 12 जून 1975 यानी ठीक इमरजेंसी लागू होने के 13 दिन पहले, यानी 4 साल 3 महीने की सरकार तब तक हो चुकी थी। और तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उसमें इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अयोग्य घोषित किया गया। उस समय इंदिरा गांधी जी को 20 दिन का समय भी दिया कांग्रेस पार्टी को कि अपना नया कोई कैंडिडेट प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुन करके और उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन ये बात इंदिरा गांधी जी को मंजूर नहीं हुई और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा उन्होंने इमरजेंसी को लागू कराया, जो 25 जून 1975 से लगा करके 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीने इमरजेंसी का काल एक दौर रहा। यहाँ हमारे मित्र लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 352 की। आर्टिकल 352 यानी इमरजेंसी देश में सिर्फ 3 बार लागू हुई है। पहली बार सन 1962 में लागू हुई जब इंडो चाइना का वॉर हुआ, दूसरी बार सन 1971 में लागू हुई जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, और तीसरी बार इंदिरा गांधी जी के द्वारा सन 1975 में इसको लागू किया। लेकिन तब कोई वॉर नहीं था देश का किसी और देश के साथ में। ये आंतरिक गृह युद्ध के रूप में उन्होंने ना जाने किस तरीके से इमरजेंसी को लागू कराया था। इसके अतिरिक्त मैं एक और जानकारी देता हूं, आर्टिकल 356 यानी राज्यों को अस्थिर करने के लिए आर्टिकल है, वो आज दिनांक तक एनडीए के किसी भी शासित प्रधानमंत्री ने उस आर्टिकल का कभी किसी राज्य के प्रति इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सन 1951 से लगा करके
लगातार सन 2014 तक में 134 बार इस देश में भाई मेरा एक सवाल था इस्तेमाल हुआ है। पूछ सकते हैं आप, तो पूछ ये सकते हैं। देखिए, ये सब चीजें बातें जो है सोचने योग्य है। आज इमरजेंसी जरूर काला दिवस के दीक्षित जी रूप एक में सवाल मनाने पूछना के चाह लिए रहे हैं आपसे, बजट नोटिफिकेशन यश भारती जी आया है, सफर प्रवक्ता है, लेकिन ठीक है। क्या थी इमरजेंसी, क्या हालत थे? जी, मीडिया मेरा एक के छोटा सा सवाल था। 1.5 लाख मीडिया कर्मियों को, 1.5 लाख अखबार मालिक तनु जी पत्रकारों एक को सवाल पूछना उस चाह रहे हैं समय यश भारती जेल में डाला जी, गया। ये बात किसी आपको से मेरी छुपी आवाज नहीं सुनाई है। दे रही? तनु जी एक जहां तक कि जिस ऑर्डर की बात होती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर की, वो ऑर्डर की कॉपी भी आज गायब है, आज कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इवन कोर्ट ठीक है तनु जी, इसको लेकर वाकई बहुत सारी चर्चा इसमें होती रहती है और हम भी विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर क्यों इमरजेंसी लगाई गई थी, हमने पैकेज दिखाया भी था। लेकिन तनु जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, यश भारती जी पूछिए अपना सवाल। तनु जी, हमारा वर्तमान दौर को लेकर के सवाल है, वो घोषित आपातकाल था, आज जो अघोषित आपातकाल है। आज जो लेबर एक्ट में संशोधन किया गया है, जो एम्प्लॉय अपने हक अधिकार की आवाज नहीं उठा सकता, जो किसानों की जनगणना हो रही थी, जो मृत्यु दर की जनगणना हो रही थी, तमाम ऐसे कानूनों में बदलाव सरकार ने किया है। आपको नहीं लगता है कि वो दोबारा आपातकाल है, वो अघोषित है? ठीक है लेकिन ठीक है यश भारती जी, लेकिन मुझे लगता है वाकई जिस तरह से ठीक है आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी अघोषित आपातकाल चल रहा है, आरपी श्रीवास्तव सर देखिए जिस ठीक है तनु जी आऊंगा आपके पास, ये सवाल हम जवाब ले लेते हैं सर से। सर देखिए जिस तरह से अघोषित आपातकाल को लेकर लगातार विपक्ष घेरता रहा है कि 10 सालों से इसमें आपातकाल युग चला आ रहा है, और जिस तरह से एक वाकई में एक जो सत्यता के तौर पर जाए तो 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में, तो क्या जनता इसको एक जिस तरह से विपक्ष यहां पर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है अघोषित आपातकाल और जो आपातकाल वाकई में लगी थी, क्या जनता इसको समझ पा रही है? और यहां पर आप मंशा क्या देख पा रहे हैं बीजेपी की या फिर बीजेपी नेतृत्व एनडीए की सरकार की? देखिए भागीरथ जी, हुआ क्या था, 50 साल पहले जो आपातकाल घोषित हुआ था, मैं उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था विश्वविद्यालय में, और उस समय जेपी आंदोलन भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। इसी बीच में जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एक तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई पूरे देश में, अब देखिए तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी वो तो एक अलग बात है। हाँ, आपातकाल जैसी चीज़ का समर्थन कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं कर सकता है, और करना चाहिए। आपातकाल किन परिस्थितियों में लगा, कब लगता है, ये आपने देखा होगा, या तो युद्ध के समय लग जाता है, या फिर कोई इंटरनल सिक्योरिटी को कोई खतरा हो तो लगाया जा सकता है, जब लगे कि देश में कोई अराजकता है, तमाम चीज़ें हैं। इंदिरा गांधी हो सकता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगा दिया हो, लेकिन ये बात तय है कि जो आंदोलन का रुख था इंदिरा सरकार के खिलाफ और तमाम चीज़ें, और बड़े बड़े नेता हमारे जो थे उस समय जेल भी गए, तमाम जो है प्रेस की जो स्वतंत्रता पर भी एक तरह से अंकुश लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि 21 महीने बाद जो है आपातकाल समाप्त हुआ, जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब आप जरा आगे चलिएगा, उस समय आपातकाल का जो आर्टिकल है, जिस 302 उसका जिक्र किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से आज भी वो आर्टिकल बरकरार है, वो बदला नहीं है। संविधान में कुछ वो अभी बदला नहीं, अभी भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान में क्या क्या बदलाव हुआ। तो हमको लगता है कि तब से लेके आज़ादी से लेके आज तक सारे दल, चाहे जो भी सत्ता और सरकार में रहे, संविधान में कुछ न कुछ संशोधन करते रहे, बहुत सारे बदलाव होते रहे। संविधान की मूल भावना का जहाँ तक सवाल है, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की गई, आपातकाल में निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आपको जो है मौलिक अधिकार को जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें रोक लग जाती हैं। कई दलों ने, खास करके जैसे आचार्य विनोबा भावे उस समय थे, बाला साहब देवरस थे, सबने इनका समर्थन भी किया। एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि उस समय एक चीज़ बहुत अच्छी स्थिति थी, ट्रेन जो है हमेशा समय से आती थी, लोग दफ्तर में समय से आते थे, कई अनुशासन पर भी इसलिए लोग बोलते हैं, और बाकी काम काज जैसे घूसखोरी, बेईमानी, ये सब तो हो ही नहीं रहा था। ऑफिसेज में कोई भी आदमी घूस लेने से डरता था। तो उस बातों को तो एक बिल्कुल आपातकाल का समर्थन नहीं किया जा सकता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जिनको लोग जो है स्वीकार करने लगे थे। धीरे धीरे आपातकाल खत्म हुआ, और जो 1977 में जनता सरकार आई, और उसके बाद यदि आपातकाल इतना ही ज़्यादा प्रभावशाली था तो फिर इंदिरा गांधी की सरकार फिर से पूरे बहुमत से नहीं आना चाहिए था। आज 50 साल हो गया। देखिए, ये राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से नरेटिव करते हैं। ये मनाया जाएगा काला दिवस, अब तो गजट पे आ गया है, और हत्या दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा ये देखना होगा आने वाले समय में। अब तो 25 जून आने में टाइम है, बहुत टाइम है। और जहाँ तक रही बात
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर। तो देखिए अपने अपने ढंग से सारे दल इन बातों को लाते हैं, लेकिन आज जो देश में मूल मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, अभी आप बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर भी चर्चा थोड़ी हो जानी चाहिए, बजाय इसके कि किसी 50 साल का इतिहास तो आपके दर्ज ही है। हिंदुस्तान के इतिहास में आपातकाल दर्ज है, लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन उसको आज की डेट में जिस तरह से लाया गया, हमको लगता है कि अभी चुनाव में जिस तरह संविधान को लेकर के विपक्ष मुकर था, हो सकता है उसको उसके काउंटर में उसकी काट के लिए एक नया नरेटिव आ गया है। अब इसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए मान लीजिए जो दल हैं, क्योंकि उसको जो है आपातकाल का जो रिकमेंडेशन कौन करता है भाई, उसका रिकमेंडेशन वहाँ पर सीधे कैबिनेट के माध्यम से जाता है। तो ये कैबिनेट ने ही डिसाइड किया होगा इसको। तो हमें लगता है कि कोई संविधान में बहुत आमूलचूल कोई परिवर्तन हो गया हो, ऐसा हमें नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि उस आपातकाल की जो व्यवस्था थी उसको कोई भी लोकतांत्रिक देश या कोई व्यक्ति जो है, या चाहे जिससे स्वतंत्रता को रोकने की बात की गई आम नागरिक के, वो नहीं होना चाहिए। और वो बिल्कुल भले उसको काला अध्याय मान ले, लेकिन अब दिवस के रूप में तो हर साल मनाया जाएगा। अब उसका स्वरूप क्या होगा ये देखना होगा। बिल्कुल, वाकई एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जिस तरह से श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि स्वरूप क्या होगा, स्वरूप को लेकर तो वाकई देखना होगा कि जब, क्योंकि तकरीबन अब पूरा 1 साल बाकी है, क्योंकि अभी 25 जून गुजरा है, अब पूरे 1 साल के बाद देखना होगा कि किस तरह से आप लोग मनाएंगे। हालांकि लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो जिस तरह से संविधान हत्या दिवस की घोषणा की है, यहां पर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित है। जिस तरह से आप लोग को लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान हुआ, जिस तरह से विपक्ष ने आपको घेरा कि 400 अगर बीजेपी लेकर आ गई, 400 पार हो गई तो संविधान बदल दिया जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि शायद अब आंखें खुली है आप लोग की। नहीं तो अगर इंफॉर्मेशन देना होता तो 10 साल से तो आपकी सरकार थी केंद्र में। भदौरिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? भदौरिया जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी भदौरिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही, मेरी आ रही है आपको? जी, आ रही है आपकी आवाज। मैंने जो आपसे सवाल किया था ये था कि ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन देने के बदले ये एक राजनीतिक प्रेरित ज्यादा लगता है, क्योंकि जिस तरह से नुकसान देखने को मिला लोकसभा चुनाव में, इसका ये काट यहां पर लेकर आई है बीजेपी। नहीं, हमने ऐसा कोई काट नहीं है। हम तो इनके जो कुकर्म है उनको उजागर कर रहे हैं। और मैंने ये नहीं कि पहली बार रह रहे, हम तो हर मंच से कहते रहे कि इन्होंने किस तरह से इंदिरा गांधी के जब हत्या हुई थी, मैं भी गलत मानता हूं, बिल्कुल सही नहीं था, मगर उस टाइम कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरसार करवाया था सिक्कों का सरेआम। और जब उनसे मीडिया ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ऐसे कार्य इन्होंने कोई पहली बार नहीं किए। इंदिरा गांधी ने निहत्थे साधुओं पे किस तरह से गोलियां चलवाई थी, जो हजारों साधुओं की हत्या करवा दी थी। इसी तरह से मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चलवा के यमुना मां सरयू का जल रथ बिल्कुल लाल कर दिया था। सर में गोलियां मारी गई थी। आप देखिए कि कितनी नफरत थी कार सेवकों से मुलायम सिंह जी को कि उनके सर में गोली मारी गई थी। अरे पुलिस गोली चलाती, उसको आदेश दिया जाता है। मैं भी एक सैनिक रहा हूं, तो पुलिस खाला को आर्मी को आदेश ये नहीं होते कि आप पैरों में मारना, आर्मी को आदेश होते हैं कि गोली चल गई तो सामने। लेकिन भदौरिया, जिस तरह से हमने लोकसभा जब शुरू हुआ, सत्र शुरू, हमने देखा सभी विपक्ष के नेता अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान को माथे से लगाया। लेकिन ये आप लोग भी जानते हैं लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान हुआ है, और हर राजनीतिक पार्टी जो नुकसान होता है उसका काट ढूंढती है। आप लोग वहां पर संविधान बदल देंगे या तानाशाही को लेकर बैकफुट में थे, अब इसके जरिए फ्रंट फुट में खेलने वाले हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कहीं कमजोर नहीं पड़ी है। 10 साल शासन करने के बाद भी अगर हम 240 लेके आते हैं, ये पूरा गठबंधन 240 नहीं ला पाया, हम कमजोर कहां से हैं? हाँ, ये जरूर है कि हमारी कुछ बातें उत्तर प्रदेश में लोगों तक नहीं पहुंच पाई, या जिस तरह से वह झूठ का बूमर फैलाया गया। ठीक है, आप इसको नहीं मान रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सर्वविदित है। आप भी जानते हैं कि नुकसान हुआ है आप लोग को संविधान वाले मुद्दे को लेकर, शायद इसलिए ये काट आप लोग लेकर आए। लेकिन देखना होगा कि स्वरूप क्या होगा। जिस तरह से श्रीवास्तव सर कह रहे थे, जब आप लोग संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, स्वरूप क्या होगा? इंफॉर्मेशन देंगे या फिर कांग्रेस को कोसेंगे? लेकिन कार्तिक सिंह जी, देखिए, जब भी संविधान दिवस मनाया जाए, कम से कम अभी एनडीए की सरकार है, आप लोग कहते हैं कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन जब तक रहेगी संविधान, यहां पर हत्या दिवस तो मनाया जाएगा। स्वरूप क्या है, यहां पर क्या
क्या कुछ बेचैनी आपको वाकई लग रहा है कि जब सारी जानकारी दी जाए, क्योंकि अगर दिवस बनाया जा रहा है एक दिन तो इसको लेकर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जिस तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें आप लोग की सरकार को कोसा जाएगा, तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, तो यहां पर जिस तरह से पहले आप लोग फ्रंट फुट में खेल रहे थे, क्या अब आपको लग रहा है कि बैकफुट में आ जाएंगे आप लोग? भगीरथ जी देखिए, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे और जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम फ्रंट फुट पे रहेंगे। बैक फुट पे और छुपने की आदत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। दो तीन बातें करिए, मैं उसका जवाब देता हूँ, फिर अपनी आप बात को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक तो ये जो अभी पूनिया, ये क्या नाम है, तनुज जी ने बोला कि 1967 तक सीधी सी बात है, विधानसभा लोकसभा के चुनाव साथ होते थे, लेकिन उस समय क्या होता था, कई राज्यों में सरकारें हो रही थी, सरकारें गिर जा रही थी, यहाँ पे गवर्नर रूल लग रहे थे, जो कार्यकाल था उसमें अंतर आ रहा था। उसके बाद ये करा गया था और उस समय भी इंदिरा गांधी जी की प्रचंड एक वेव चल रही थी, उनको जरूरत किसी तरीके से भी नहीं थी आज के हिसाब से जाकर के भाई मैं अलग अलग चुनाव कराऊंगा तभी जीते। उसका कारण मैं बता देता हूँ, जो कारण हुआ था 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक होता है, जो बैंक थे 14 बैंक, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रीवी पर्स जो राजाओं महाराजाओं को सरकारी फंड से पैसा और सुविधाएं मुहैया कराई गई रहती थी, इंदिरा गांधी ने उस पर चोट करी थी, उसको बंद किया गया था। इस बात की घबराहट जनसंघ के अंदर थी, इस बात की घबराहट आरएसएस के अंदर थी, क्योंकि जिनको जिससे बैकिंग जिससे फंड मिलता था उससे घबरा करके इसकी मूवमेंट की शुरुआत होती है। बार बार जो इंदिरा गांधी के चुनाव की बात करी जाती है उसमें हाईकोर्ट ने जिस बात को कंसीडर किया, बड़ी छोटी सी बात, प्रधानमंत्री कार्यालय में जिनके साथ जो उनके सचिव थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति ने उनके पद का इस्तीफा तब तक मंजूर नहीं किया था। उसी बीच में उन्होंने क्या किया था, रायबरेली में उनकी एक रैली थी, वहां पर स्टेज में कुछ जो मतलब जो सुविधाएं थी उसमें उसको कराने में उनकी मदद कर दी, सिर्फ और सिर्फ ये ग्राउंड था। उसके बाद 6 साल का बैन लगाया जाता है। इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट मूव कर दी, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि आप प्रधानमंत्री पद पे बने रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अगर उनको सिर्फ इस बात की अपनी कुर्सी का खतरा होता तो इस परिवार ने, गांधी परिवार ने हमेशा कुर्सी को त्यागा है, इस देश के लिए त्यागा हुआ है। अगर सिर्फ इस बात की डर होती तो कोई बात ही नहीं होती। मैं कहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी होने की वजह से हो सकता है मैं ये बातें बोल दूं, लेकिन जो उस समय के सर चालक दत्तात्रेय बाला साहेब जिनको बोला जाता था, उन्होंने भी इस बात का समर्थन क्यों कर दिया? विनोबा भावे जी ने समर्थन क्यों कर दिया था? जीआरडी टाटा जी ने इस बात का समर्थन क्यों किया था? बाला साहेब ठाकरे जो शिवसेना के, उन्होंने इस बात का समर्थन क्यों किया था? तो काल परिस्थिति के हिसाब से वो चीजें थी वहां पर। उसके बाद भी हमने उस चीजों के लिए माफी मांगी है। दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बोला था, राहुल गांधी जी ने भी बोला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं माफी मांगे, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं, अब जिस तरह से आप बीजेपी अब इसी बात को लेकर दिवस मना रही, तो मैं वही कह रहा हूं, जो चीज बहुत सारी हालांकि अभी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन जब विस्तार से बताया जाएगा तो शायद थोड़ी सी कांग्रेस में बेचैनी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अनिश सिंह जी, देखिए जिस तरह से आप लोग के नेता उस वक्त कह रहे लाल, ठीक है, ठीक है, समय का मैं मेरे पास, संक्षेप में आप अपना बात कंप्लीट कर दीजिए। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप से पढ़ाई कर रही है, लेकिन देश का हर नागरिक 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी की बुक में स्पष्ट रूप से इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। इमरजेंसी कब लगती है, क्यों लगी थी, क्या कारण रहा था, और 45 मिनट का अगर कोई कक्षा में कोई भी टीचर अपने बच्चों को पढ़ा। मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा तनुज जी, आपके पास वक्त बोल दीजिएगा, समय मेरे पास कम है। अनिश सिंह जी, देखिए ठीक है, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव भी उस वक्त कहीं ना कहीं पीड़ित थे इमरजेंसी में, लेकिन अभी क्या, अभी ऐसा क्यों? और जब उस वक्त एक बड़े पुरोधा नेता थे, उस वक्त इमरजेंसी की खिलाफत उन्होंने की थी, कांग्रेस की खिलाफत में थे, तो क्या अभी सिर्फ गठबंधन में रहने से चीजें बदल जाती हैं क्या? ऐसा है कि हमको सबसे बड़ा सवाल बीजेपी से ये है कि अपना जो ये गलती अभी किए हैं, संविधान के खिलाफ जो इन्होंने 10 साल से जो इन्होंने चुनाव लड़ा है, और जब इस बार जनता इनको नकारा है, तो आज इमरजेंसी के आड़ में इसको बचने का प्रयास कर रहे हैं कि इमरजेंसी का, आपातकाल का आगे लाकर अपने आप को क्यों। अभी बोल रहे थे कि कार सेवक को गोली मारा गया, तो मणिपुर में क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो भी तो एक अभी जीता जागता जो जनता ताजा में देखी है, उस पर भी बात होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जो सरकार है आज के तारीख में हारी हुई सरकार है, और 240 जो 400 का नारा ओवर कॉन्फिडेंस में ये सरकार थी, कहीं ना कहीं जनता इसको नकार चुकी है। आज कहीं ना कहीं पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बाद आपातकाल की तरफ ले जा रही है, और ये देश को क्या समझाना चाह रही है, इस पर सोचने का विषय है। लेकिन सोचना यह भी चाहिए कि जो गलत है वो गलत है। अगर अभी आपको वर्तमान सरकार की कुछ नीतियां गलत लग रही है, उसका विरोध कीजिए। अगर पूर्ववर्ती सरकार की कुछ नीतियां गलत थी जिसका विरोध किया गया था, तो उसका भी विरोध अभी भी करना चाहिए ना। अभी क्यों चीजें बदल जाती हैं? जनता करेगी ना, इसका फैसला जनता कर रही है ना, उस पर बात होने की क्या जरूरत है? इसका तो सर्टिफिकेट जनता दे रही है ना। आप इसको लाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? सवाल यह बनता है, आप आपातकाल क्यों बता रहे हैं? ये जनता सब जान रही है, क्यों इसको ला रहे हैं? आप अपनी कमियां को कहीं ना कहीं छिपा रहे हैं,
और कहीं ना कहीं जनता को आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और यह जो कौन इसको ला रहा है, जो खुद तड़ीपार हैं, जिनको कोर्ट तड़ीपार किए हुए, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भाई आपातकाल में क्या हुआ। जो हुआ वो जनता देख चुकी है और वो समझ रही है। आज अगर हम लोग फिर वापस से अगर इनके जो झूठ फैलाया हुआ इनका सरकार, जो झूठ 10 साल में, ठीक है यश भारती जी, देखिए स्वतंत्रता जिस तरह से हमें मिली, हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, और किस तरह से हमारे लोगों ने बलिदान दिया, हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उनको हम याद करते हैं। और यही कहा गया है अमित शाह की तरफ से भी कि जब हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे तो जिन लोगों का इसमें संघर्ष रहा है, सम्मान रहा है, और जिस तरह से उन्होंने उस वक्त ये साबित किया है कि कितनी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन लोकतंत्र के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, उनको याद किया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। तो फिर यहां पर मैं ठीक है अनिल जी, समय मेरे पास कम है। ठीक है अनिल जी, समय मेरे पास कम है। यश भारती, देखिए मैंने वही कहा, अभी के अगर अभी की सरकार की नीतियों से अगर आप लोग सहमत नहीं तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ गलत किया उसको लेकर अगर अभी कहा जा रहा है तो फिर उसको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? एक बीच का रास्ता क्यों आपकी तरफ निकाला जा रहा है? यश भारती जी, ठीक है अनिल जी आपसे सवाल है, यश भारती जी सवाल है। ठीक है भागीरथ भाई, मेरा निवेदन ये है कि शांति से मुझे पूरा बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में रोकिएगा। समय कम है, बस थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखिएगा। समय कम है, मैं अपने समय में ही बोलूंगा, बस रोकिएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं, जब तक इसे ढंग से लागू नहीं किया जाएगा उपयोगी साबित नहीं होगा। ये छेड़छाड़ के संदर्भ में कहा था, जो आज छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, जिन्हें आज आपातकाल याद आ रहा है छेड़छाड़ के कारण। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो अपने आप को कैप्टन कह रहे हैं और फौज से जुड़ा हुआ कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये फौज से जुड़े और कैप्टन है। किसी गली मोहल्ले की टीम के कैप्टन नहीं, देखिए नहीं यश भारती जी, नहीं बिल्कुल इस तरह की चीजें नहीं, देखिए नहीं इस तरह की नहीं, आप व्यक्तिगत ना जाए प्लीज, मुद्दे पर है ना, व्यक्तिगत नहीं, आप व्यक्तिगत जाएंगे तो मैं आपको टोकूंगा, प्लीज व्यक्तिगत ना जाए प्लीज आप, नहीं ठीक है, मुद्दे पर है आप, मुद्दे पर है प्लीज, नहीं आप राजनीतिक आरोप लगा दीजिए, व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए प्लीज। सुनिए मेरी बात सुनिए, आने दीजिए मेरी बात को। देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण को अपमानित करने का काम अगर कोई कहेगा तो मैं उससे व्यक्तिगत बात करूंगा। पद्म विभूषण श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी को दिया गया, इसी सरकार के द्वारा दिया गया, और आज इन्हीं के लोग उनको अगर अपमानित करते हैं, ये वही लोग हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम का जन्म दिवस और पुण्यतिथि धूमधाम से मनाते हैं। ये नाथूराम के चेले हैं, और जब विदेश में जाते हैं, जब सम्मान चाहते हैं तो महात्मा गांधी का चेहरा ले लेते हैं, प्रभु राम का चेहरा ले लेते हैं। तो ये नाथूराम वालों से हमें नफरत है, हम वही बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने इनसे कहा कांग्रेस पार्टी आपातकाल लेकर के आई, लेकिन वो सारे कांग्रेसी जब भाजपा में आ गए तो आपातकाल का दोषी कौन? अभी सिख हत्या की बातें कर रहे थे राजीव गांधी जी को जोड़ते हुए, देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया नानाजी देशमुख को, जिनके ऊपर सिख दंगों का आरोप है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोगों को सिख दंगों से जोड़ा जाता है। क्यों सम्मान देने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को? तो आरोपी माने उनको, और हमारा फिर वही कहना है, आपातकाल को भूलना होगा, अघोषित आपका आपातकाल का सामना करना पड़ेगा, और हम उसके साथ नहीं, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि भूलना क्यों पड़ेगा? जो कुछ गलत हुआ है हमको वो भी याद रखना है ताकि भविष्य में दोबारा गलत नहीं हो। आपातकाल का हम लोगों ने किया। ठीक है, तनु दीक्षित जिस तरह से कह रहे हैं यश भारती जी, भूलना होगा, क्यों भूलना होगा भाई? अगर कुछ हमारे इतिहास में या अगर हमारे वर्तमान में अगर कुछ गलत हो रहा है उसका भी हम विरोध करें, अगर हमारे पीछे अगर हमारे भूतकाल में कुछ गलत हुआ है उसको भी हम याद रखें ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यहां पर देखिए गठबंधन की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से यहां पर ये सारी चीजें आप कांग्रेसियों ने ठीक है लेकिन तनु जी देखिए यहाँ पर सिर्फ दिवस मनाने की बात की जा रही है, लेकिन स्वरूप को लेकर वाकई बात की जा रही है। जिस तरह से श्रीवास्तव सर ने कहा स्वरूप क्या होगा ये देखना होगा। भूला जाएगा तो भारत की नींव ही कमजोर हो जाएगी। इतिहास चाहे काला हो चाहे कैसा भी हो, और लेकिन सच को तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे हम उस पर कितनी भी बातें करें। आज अगर आघोषित आपातकाल की स्थिति विपक्ष बता रहे हैं, विपक्ष के नेता दल बता रहे हैं, तो मुझे बताइए आज विपक्ष इतना कमजोर नहीं है। आज विपक्ष भी बहुत एक प्रभावशाली है लोकतंत्र के अंदर, मुझे लगता है मुझे लगता है कि विपक्ष अपनी बातें नहीं रखता है। जब लोकसभा के अंदर लगती है
तो विपक्ष जाके सिवाय चिल्ला चोट के कुछ नहीं करे, सत्ता में रही है। जनता की बातें रखे, देश के हित की बातें रखे। विपक्ष बताए कि जनता ने उन पे भरोसा करा है, इतनी मजबूती से इतनी सारी सीटें दी हैं देश में, तो विपक्ष आगे आए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है जब तक विपक्ष साउंड तरीके की बात नहीं रखेगा, तब तक कुछ भी बातें जो है वो भागीरथ जी उस पर रोशनी डालिए ना। उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए श्रमिक कानून में बदलाव करके ठीक है आप ठीक है। देखिए मैं फिर से रजनीश भारती जी, अगर वर्तमान नीति का विरोध है तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर भूतकाल में, अगर पास्ट टेंस में अगर कुछ गलत हुआ है उसका भी विरोध करना चाहिए ना। अगर हमारे गठबंधन अगर हमारा बदल गया है या हमारी राजनीतिक हमारी मानसिकता बदल गई, लेकिन अगर कुछ पहले गलत हुआ उसका विरोध करना चाहिए ना, उसमें क्या खुलकर करना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है कांग्रेस युवा कर रहे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस में उनका विरोध नहीं करेंगे। ठीक है अरबी श्रीवास्तव साहब, ठीक है देखिए राजनीति तो यहाँ पर हो रही, इसमें कोई शक नहीं है। नाकाम करने में, सत्ता में रहते हुए जातीय जनगणना नहीं कर पाए। ठीक है यश, समय मेरे पास कम है। ठीक है श्रीवास्तव जी देखिए, ठीक है श्रीवास्तव जी देखिए, यहाँ पर राजनीति और इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर वर्तमान में कुछ गलत हो रहा है उसका भी विरोध कीजिए आप। हमारे संविधान में हक दिया गया है, और अगर हमारे भविष्य में अगर कुछ गलत होने वाला उसका विरोध कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। जिस तरह से कहा गया था 400 का अगर बीजेपी लेकर आ जाएगी, सीटें जीत जाएगी, संविधान बदल दिया जाएगा, हर किसी को अपना बात करने का हक है। लेकिन अगर भूतकाल में भी अगर कुछ गलत हुआ, इतिहास में कुछ गलत हुआ है, उसको अगर हम याद रखेंगे तो कम से कम हमें यह भी तो रहेगा कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। अगर इसको लेकर सरकार दिवस मना रही है तो क्या इसमें एक इंफॉर्मेशन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, या आपको लग रहा है प्योर राजनीति है जो बीजेपी का अपने आप को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है? ठीक है नहीं जी श्रीवास्तव जी भागीरथ जी, जहां तक आपातकाल का सवाल है वो तो इतिहास के पन्ने में आज भी दर्ज है। अब रही बात दिवस बनाने की, तो ये हत्या दिवस है। मतलब थोड़ा सा ऐसा भी है कि जिस तरह का जो डिक्लेरेशन हुआ है वो संविधान हत्या दिवस का है। अब उसको मैंने कहा ना कि मनाने का स्वरूप क्या है। जहां तक विरोध करने का सवाल है, देखिए उस समय लोगों ने विरोध किया, जनता ने खुद जो है मैंडेट दिया और पूरा जो है उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया। इवन इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई। अब किस तरह से माफी, जनता खुद माफी मंगवा लेती है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि इस दिवस को मनाने के पीछे मैंने कहा स्वरूप क्या होगा। अभी मैं कई नेताओं का सुन रहा था, कोई बोले डंडे पड़े, ये पड़े, अभी भी दर्द हो रहा है, तमाम चीजों का जो बखान। अब देखिए कई चीज, जब कोई दिवस मनाएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, जगह जगह चर्चा होगी, ऐसे किरदार भी सामने आएंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो गठबंधन में इंडिया ब्लॉक के 7 लोग हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी उसका शिकार रहे। उस समय जॉर्ज फर्नांडीज, लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, कितने ऐसे नाम गिना दें जो मतलब अनगिनत नाम है जो इनके, चौधरी चरण सिंह जी, इन सब ने विरोध किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सारे लोगों ने विरोध किया। तो जब जनता के ऊपर बात आती है तो जनता खुद विरोध कर देती है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि सर। अब रही बात दिवस मनाने की, तो देखिए अपने अपने हिसाब से नैरेटिव दल गढ़ते हैं। आप चाहे जितना भी दिवस मना लीजिए, लेकिन हम लोग तो बस यही मानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हुआ या महापुरुषों का जन्म है, ये दिवस है। लेकिन अभी हत्या दिवस किस तरह से मनाया जाएगा और इसके गजट नोटिफिकेशन के पीछे मंशा क्या है, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह की बातें, अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है कि सत्ताधारी दल को ये लग रहा हो कि वहां पर इन बातों को, जिस संविधान बदलने की बात और तमाम, जिसका उत्तर प्रदेश में बड़ा असर पड़ा। आप यूपी में इतना असर पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी आधी सीट पर हो गई। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इन सारे नैरेटिव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए जरूर थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन होगी कि उस समय आपातकाल, चूंकि इंदिरा गांधी जी ने उनकी सबसे तेज तर्रार और एक जो मजबूत नेता ने लागू किया था, जिन्होंने मतलब बांग्लादेश की लड़ाई, मतलब ये पाकिस्तान से लड़ करके 2 भागों में बांटने का भी काम किया था। लेकिन एक ऐसा जो कृत्य है जो उनके जो है नेतृत्व पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। हमें लगता है कि इन सारी बातों के बीच में जो कवायद चल रही है विभिन्न दलों के बीच में, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे गठबंधन हो, और ये हमेशा ये जद्दोजहद चलती रहेगी। हमको लगता है कि जनता ने जो हिसाब किताब चुकता करना था वो 1977 में कर दिया था, और बाकी अब जो करेगा दल उसका भी हिसाब जनता कर लेगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, सत्यनारायण सिंह भदौरिया जी, कार्तिक सिंह जी, यश भारती जी, अनिश सिंह जी,
तनु दीक्षित जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर 50 साल पहले इमरजेंसी लगाई गई थी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि लोकतंत्र जब उसको बंदी बना लिया जाता है तो मुझे लगता है कोई भी खुश नहीं होता। लेकिन 50 साल के बाद फिर से अब उसको लेकर अब संविधान हत्या दिवस मनाने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, देखना होगा इसका स्वरूप क्या होगा, किस तरह से बीजेपी जब अगले साल, क्योंकि 25 जून इस बार 2024 में निकल चुका है, जब 2025 में आएगा 25 जून आएगा, तो देखना होगा वहां पर किस तरह से बीजेपी इसका स्वरूप लेकर आती है और किस तरह से इस इमरजेंसी को लेकर लोगों के बीच तक जाती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में संविधान की लड़ाई को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे थे, लेकिन अब यह लड़ाई संविधान हत्या दिवस तक आ गई है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखते रहिए सबसे पहले